उत्तर प्रदेश की एक वीआईपी सीट के बारे में और इससे जुड़े हुए शहर मेरठ के बारे में भी, यानी गाजियाबाद और मेरठ। गाजियाबाद के अंदर अतुल गर्ग यहाँ से प्रत्याशी हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 8 तारीख को सभी के नाम वापस आने थे। जो नाम वापस लेना चाहते थे वो लिए जा सकते थे। अब आज 9 अप्रैल है और सभी प्रत्याशियों को अपना चुनाव चिन्ह किसको क्या मिला है उसकी एक ऑफिशियली सूचना जारी हो चुकी है। गाजियाबाद के अंदर अतुल गर्ग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए, उन्होंने भी हिस्सा लिया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, उन्होंने भी रोड शो के जरिए अतुल गर्ग का प्रचार किया। ये एक स्थिति रही। आज कुछ खबरें ऐसी आई जिसमें दिखाई दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अब ये वाकई आचार संहिता का उल्लंघन है या फिर इसके ऊपर राजनीति की जा रही है। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में भी एक पिक्चर वायरल हुई जिसपे अतुल गर्ग का नाम लिखा हुआ था, जिसको लेकर गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष शंखदर ने भी अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये 2 चेयर ऐसी लगी हुई थी, इनको हमने हटवा दिया है। तो ये जो चुनाव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और हम आरोप प्रत्यारोप इसमें जरूर देखेंगे, कौन व्यक्ति कैसे क्या कह रहा है। इसको लेकर एक विवाद जरूर गाजियाबाद में और पूरी गाजियाबाद की मीडिया में छाया हुआ है कि आखिरकार गाजियाबाद में ये जो चुनाव हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। मेरठ में अरुण गोविल का विरोध हो रहा है, उसका भी वीडियो जारी हो रहा है। तो ये जो विरोध की राजनीति है ये कहां तक सही है, कौन सही है कौन गलत है, इस पर बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कितने संजीदा हैं लोग और किसके नाम पे वोट पड़ने जा रहे हैं, कितनी सीटों का आकलन है, कितनी सीटें जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसी पे बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री अशोक गोयल हमसे जुड़ेंगे इसके अंदर, और गाजियाबाद के राजनीति से सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर, पॉलिटिकल एनालिस्ट बीपी त्यागी, आप दोनों हमसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार क्या मामला है। सबसे पहले अशोक गोयल साहब, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ये जो अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब चुनाव जो है अब तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब आने वाले समय में जिस तरह की जनसभाएं हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कर रहे हैं अतुल गर्ग और शहरी क्षेत्रों में कम दिखाई दे रहे हैं, और ये इस सब के बारे में जानकारी हमें उनके एक्स हैंडल से पता चलती है जहां वो पोस्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में उनकी मूवमेंट कम क्यों है और ग्रामीण क्षेत्रों में मूवमेंट ज्यादा है? जी अशोक गोयल जी, शायद अभी जुड़े नहीं है हमसे। डॉक्टर बीपी त्यागी, आपने इसका एक विरोध किया है कि ये एक उल्लंघन है आचार संहिता का, संतोष मेडिकल के सामने इस तरह के पोस्टर्स लगे होना प्रधानमंत्री के, और अतुल गर्ग का भी टेबल पे नाम, चेयर पे नाम लिखा होना, आप आचार संहिता का उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो सरकारी संस्थान है अगर उसमें इस तरह का कुछ लिखा हुआ मिलेगा या कोई इस तरह की चीज सामने आएगी तो वो बहुत ही खतरनाक मैसेज सोसाइटी में देती है जी। यहाँ भी जो चौराहा है संतोष वाला, उस पे रात दिन पुलिस खड़ी रहती है, वहाँ पुलिस के सिपाही रहते हैं, और वहाँ भी अगर इस तरह के बोर्ड लगे हैं
कि जो माननीय मोदी जी के हैं, तो उन सबको अगर ये देख नहीं पाएंगे अधिकारी या जो हमारा निगम है, तो फिर एक मैसेज ये सीधा जाता है कि जो इनके मन में आएगा वो करेंगे, और इलेक्शन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ये धांधली कर बैठे। चलिए, मैं थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाने से पहले गाजियाबाद के सीएमओ भवतोष शंकर की एक बाइट आपको सुना देता हूं, जो एक पत्रकार ने उनसे पूछा और उन्होंने उसका जवाब दिया। जी। गाजियाबाद के सीएमओ क्या कह रहे हैं मीडिया से, पीसीआर से कहूं जरा बाइट सुनवाएं उनकी, जो उन्होंने जवाब दिया है। ऐसा है कि जो अल्ट्रासाउंड का कमरा था उसमें गलती से एक दो उस पे जो है ना चिपका हुआ था, जो मेरे संज्ञान में नहीं था। वो मेरे संज्ञान में जैसे ही आया ना, उनको तुरंत मैंने हटा दिया। 2 बेंच पे चिपके हुए थे, वो मैंने छुटवा। 2 बेंच पे पीछे चिपका हुआ था, जो कि मरीज के बैठने की वजह से मेरे संज्ञान। जी, तो भवतोष शंकर ने कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मैंने उसको वहां से हटवा दिया है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है ना रहा हो ध्यान, इतना बड़ा अस्पताल है, तो उन्होंने हटवा भी दिया वहां से? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, जो चीज चुनाव से पहले सब हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो वहाँ जो भी डॉक्टर पॉजिटिव हैं वो राउंड्स नहीं करते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि वो सिर्फ अपने चैम्बर तक सीमित है, और उनको यही नहीं पता है कि बाहर क्या लिखा है, क्या होना चाहिए। अब देखिए, हमने जो 111 हम फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं 7 तारीख से 17 तारीख तक, हमने अपना पार्टी का कहीं नाम तक नहीं लिखा है। और ये जो हमारा जो बैनर है वो सबसे बड़ा बैनर है, तो बिल्कुल फ्रंट गेट पे लगा है, पार्टी का नाम नहीं है 1 सेंटीमीटर एरिया में जी। तो ये तो सिर्फ देखने वाली बात होती है ना कि कौन किस एंगल से देखता है। जी, चलिए, अशोक गोयल साहब, आप जुड़ गए, आप हमसे सुन पा रहे हैं? जी, जोड़ा हूँ, अभी जोड़ा हूँ जी। देखिए, जिस तरीके से एक नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, 8 तारीख को नाम वापस लेने की प्रक्रिया थी, वो भी अब समय निकल गया। जी भाई साहब। जी, तो अभी जो कुछ नाम आए हैं, जिसमें से धीरेन्द्र सिंह भदौरिया सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, डॉली शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोनिका गौतम राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, ये जो नाम है, और बहुजन समाज पार्टी से नंदकिशोर पुंडीर, और अंशुल गुप्ता राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी, अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी, और मिथुन जायसवाल निर्दलीय, और धर्मेंद्र कुमार भारतीय जनता दल। ये वो नाम है जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे कि वीरेंद्र कुमार है, पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं, नमा समाज विकास क्रांति पार्टी से लड़ रहे हैं। नमा वही है जिन्होंने नाम के ऊपर एक ऑब्जेक्शन उठाया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी गाजियाबाद में, और उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी का व्यक्ति हूं, और यदि मोदी जी चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ूंगा, अगर कहेंगे निर्दलीय लड़ जाओ तो निर्दलीय भी लड़ जाऊंगा। जो नाम के ऊपर वो कहते हैं, बात करते हैं। तो ये नमा का नाम इसलिए थोड़ा जिक्र किया मैंने, क्योंकि ये इस तरह की बात करते आ रहे हैं। तो लगभग जो है 42 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें से 35 द्वारा दिए गए। तो आप अब यहां पर अतुल गर्ग साहब जो है आ गए हैं ऑफिशियली, बाइट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर वो शहर में आएंगे गाजियाबाद में, और यहां पर केंद्र सरकार के कुछ जो बड़े बड़े विभाग हैं उनके दफ्तर भी खुलवाए जाएंगे, कंपनियों को भी दफ्तर खुलवाए जाएंगे राजनगर में, और इससे विकास की रफ्तार को तेजी मिलेगी। जी, तो किस तरह से तेजी मिलेगी? वो राजनगर कमला नेहरू की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जमीन खाली पड़ी है, बनवा दिए जाएंगे दफ्तर वगैरह सबके। तो ये कह रहे हैं कि जो एक विकास होना चाहिए वो दिल्ली और यूपी के बीच में एक समानता दिखाई दे विकास के मामले में। जी जी, बहुत बेहतर बात है। अतुल जी प्रत्याशी हैं जी। हर प्रत्याशी का अपने चुनाव क्षेत्र के लिए कोई सपना होता है जी, वो अपने शब्दों में उसे कह रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलत बात है? विकास करेंगे ही करेंगे। और ट्रेनों के रुकने की बात भी कर रहे हैं, कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं गाजियाबाद में। ट्रेनों को रुकने की गाजियाबाद में आवश्यकता है, बेमतलब
जो दूर मुरादाबाद तक के लोग दिल्ली जाके पकड़ते हैं, ऐसे ट्रेनों को गाजियाबाद में यदि मतलब स्टॉपेज मिलेगा या गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन का विकास जो हो ही रहा है वो होगा, तो निश्चित रूप से पब्लिक को फायदा ही होगा, समाज को फायदा ही होगा। जी। और ये जो एक ऑब्जेक्शन किया है जिससे उस पर सरकारी अस्पताल के अंदर अतुल गर्ग साहब की स्टिकर लगे हुए थे बेंचेस के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के कमरे के बाहर, उसके ऊपर भवतोष शंकर सीएमओ गाजियाबाद की भी सफाई आ गई है। उनका हमने लगे रह गए थे गलती से, हमने हटवा दिए हैं। और संतोष मेडिकल के बाहर भी प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो कैसे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन है? तो देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कुछ भी जो आप कह रहे हैं जी। और जो संतोष अस्पताल है उसके बाहर तो सड़क है, सड़क पे तो लोग पोस्टर लगाते ही हैं, इसमें क्या बात है। संतोष अस्पताल के अंदर यदि कोई लगा है तो ये संतोष अस्पताल वाले जवाब देंगे, या जो सरकार देखेगी या जो चुनाव आयोग देखेगा। लेकिन बाहर सड़क पे अगर लगे हुए हैं तो इसमें कोई बड़ी आपत्ति की कोई बात ही नहीं है। और जो आचार संहिता के अंदर गलत है वो गलत है, उसके लिए कोई भी बात हो उसको दुरुस्त करा दिया जाना चाहिए तुरंत। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर बीपी त्यागी वो कह रहे हैं कि जो बात सही है सही है, जो बात गलत है गलत है। अगर ऐसा है तो संतोष मेडिकल जवाब देगा इसमें, संतोष मेडिकल जवाब देगा ना, इसके अंदर सरकार से तो मतलब ही नहीं है। मेडिकल जवाब नहीं देगा। देखिए जो सीएमओ है वो पूरी मेडिकल फैसिलिटी का हेड है गाजियाबाद में जी, उसको जवाब देना पड़ेगा। मेरा ये कहना है डॉक्टर त्यागी जी कि अगर कोई भी कार्य कहीं से भी गलत हुआ है तो उसका सबसे पहला तो रेमेडी है सुधार जी, समझे। दूसरी रेमेडी है कि उसका जवाब तलब, समझे। अगर कहीं से भी कोई भूल हो रही होगी तो उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई सड़कों पे तो संतोष अस्पताल हो या कोई भी अस्पताल हो वो सब सड़क के किनारे होते हैं। सड़क पे यदि कोई चीज जो है क्या नाम जो है एक नियम के अंतर्गत अगर मान लिया मोदी जी का फोटो और योगी जी का फोटो लगा के कोई बात क्या नाम भाजपा के किसी प्रत्याशी के लिए हमारे प्रत्याशी के लिए लगी है तो उसमें कोई मतलब अगर कानून ये कहता है कि नहीं लगनी चाहिए तो वो भी नहीं लगेगी। वो तो आपको चुनाव आयोग को देखना है, इसमें कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है जी। नहीं, बात ये है कि जो यहाँ पर नहीं, अगर आपत्ति करने के लिए केवल एक बवाल पैदा करने के लिए हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करें, मेरा ये कहना है कि कोई भी यदि बात है तो सही जगह उसको पहुंचाया जाए, संबंधित अधिकारी निर्देशित करेंगे और उसका सुधार होगा। बिल्कुल सही बात। तो संबंधित अधिकारियों को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया ना जाए। हो जाता है अब जैसा अधिकारी ने कहा कि हम हटा देंगे, हटा दिया उन्होंने। नहीं अजय जी देखिए सुनिए जी, जब जय नारायण जी राज नारायण जी इंदिरा गांधी के सामने लड़े थे तो वो इंदिरा गांधी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगाया गया था जिससे उनकी जीत हुई थी जी, और चुनाव आयोग ने उसकी संज्ञान में आई थी बात। तो जो इस तरह की राजनाथ जी 1971 में प्रयागराज में इंदिरा जी के खिलाफ लड़े। उस समय इंदिरा जी के सत्ता का जो उस समय जो चार्म था, उस समय बांग्लादेश का युद्ध होकर निपटा था, बेहिसाब जो है उनका सरकारी तंत्र जो है वो आगे था। उस परिस्थितियों में उन्होंने के चुनाव के लिए एक याचिका राजनारायण जी ने दायर की। उस याचिका पे डॉक्टर जगमोहन लाल सिन्हा जज थे, उन्होंने जो है उसको चुनाव को अवैध घोषित किया। अगर ऐसा समझते हैं कि ऐसा कोई मामला है तो आप चुनाव से पहले भी जा सकते हैं, चुनाव से बाद में भी जा सकते हैं, कानून की शरण लें, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं। चलिए अशोक गहलोत साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी ने तो अपना घोषणा पत्र जारी किया, अभी तक बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं आया है। फिर भी बीजेपी का घोषणा पत्र अगले 4-5 दिनों में आया जाएगा जी। बीजेपी के घोषणा पत्र में मैं कार्यकर्ता के नाते कह सकता हूं कि मैं उम्मीद रखता हूं कि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए, सभी के लिए, जो हमारा जो है युवा के लिए, सबके लिए योजनाएं हर तरीके से जो आगे अब तक लागू हुई हैं उनको और आगे बढ़ाते हुए विकास की गति तेज करते हुए मिशन 2047 विकसित भारत का सपना लेकर बढ़ेंगे। वही सारा मिशन उसके अंदर होगा जी।
डॉक्टर साहब, विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है और उन मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन विपक्ष जो है बेवजह की एक नुरा कुश्ती क्यों कर रहा है? जैसे अतुल गर्ग भी कह रहे थे, साहब ये तो फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ रहे हैं, 4 जून को पता चल जाएगा, फिर ये अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे। तो अखिल जी तो अपने घर में ही बैठे रहते हैं, मंत्री बनने के बाद भी बैठे रहते हैं। उनको ये इस तरह के कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। जो मंत्री बन के अंदर बैठता है, बाहर नहीं निकलता है, इस तरह की बातें करे तो अच्छा नहीं लगता ना जी। चलिए और डेवलपमेंट की यदि बात करें, जैसे गाजियाबाद को लेकर या मेरठ को लेकर, मुजफ्फरनगर को लेकर, सहारनपुर को लेकर, और क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं हैं मैनिफेस्टो आने से पहले? अशोक गोयल साहब, क्या क्या होगा यूपी के लिए? देखिए, यूपी में माननीय योगी जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में अद्वितीय विकास हुआ है जी। आपको सबको दिखता है। मैं कल शामली गया था, मेरठ से 40-45 मिनट में शामली पहुंच गया। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बने हैं जी। चारों तरफ सड़कों का जाल के साथ साथ चिकित्सा के केंद्र प्रत्येक जनपद में बने हैं। शिक्षा के नए मेडिकल कॉलेज शिक्षा के लिए भी और चिकित्सा के लिए भी जो हर जनपद में खुल रहे हैं। हर जनपद में उद्योगों का केंद्र बना के वहां के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला है। उनको बहुत ब्याज दर पर पैसा भी मिल रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर तरीके से हर वर्ग की चिंता हो रही है। अब कहीं ये सुनने को नहीं आता कि किसान का ये पैसा चीनी मिलों पे बकाया, भी सुनते ही नहीं है। पहले रोजाना आफत रहती थी 7 साल पहले, 6 साल पहले तक। कुल मिला के किसान की सिंचाई भी हो रही है, पेयजल की व्यवस्था भी हुई है। जहां तक गाजियाबाद में ओवर ब्रिज भी बना है। गाजियाबाद में क्या नाम जो है खेल का मैदान भी बड़ा बनने जा रहा है। और इसके अलावा अतुल जी के जो दिल में सपने हैं उनको भी पूरा करेंगे और भारत क्या नाम जो है विकास की गति अब तेज होगी। अब बात कहीं भी कोई भी किसी के लिए भी कह सकता है कि घर में रहते थे, ऐसा रहते थे, ये बातें व्यक्तिगत आलोचना ठीक नहीं है। सब जानते हैं, सब लोग जो है जो सामाजिक क्षेत्र में है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, किसी का भी कोई काम आता है उसे कराने का प्रयास करते हैं जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत की से बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी अभी थोड़े से शांत दिखाई दे रहे हैं आपके गठबंधन को लेकर। आजकल सारा ध्यान जो है दिल्ली की सियासत की तरफ दिखाई देता है, अरविंद केजरीवाल की बेल होगी या नहीं होगी। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो जमीन है उस पर आप लोग पूर्वांचल में कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, शांत है, और वो जो कुछ लोग हैं वहां पर भी शांत दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की या निषाद वगैरह जो वोटर है उनको लेकर। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जीते हुए हैं? पूर्वांचल में काम हो रहा है, पूर्वांचल में एक्सप्रेस हाईवे बना है, पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, पूर्वांचल में जो है शौचालय जबरदस्त तरीके से बहुसंख्या में खुले हैं। पूर्वांचल में किसानों को बराबर सम्मान भी मिल रहा है। गन्ने हर फसल की खरीद भी हुई है, एमएसपी के दाम भी वृद्धि हुई है। पूर्वांचल में एक नया एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है चारों तरफ घूमते हुए। पूर्वांचल में क्या चाहते हैं, जितना तरक्की हो रही है सभी क्षेत्रों में हो रही है। और कहीं ना कहीं जहां भी कहीं मेट्रो है वहां मेट्रो का विस्तार भी हो रहा है। बढ़िया बढ़िया रेलें, अमृत ट्रेनें, जने वंदे मातरम ट्रेन, जने बढ़िया बढ़िया ट्रेनें चारों तरफ चल रही हैं। बनारस से क्रूज चल रहा है, पानी के अंदर हवाई जहाज चल रहा है, उसके अंदर लोग जो है विश्व स्तरीय सुविधाएं लेंगे। तो क्या चीज चाहते हैं? पूर्वांचल में अयोध्या और इसका भगवान राम का जो तीर्थ क्षेत्र है उसका पूरे इलाके का विकास हो रहा है। अब हर तरीके से उधर जो है चले जाइए, क्या नाम जो है बांदा के पास या इधर के पास जो है वहाँ हर तरीके का विकास चल रहा है। हर चीज की खरीदारी वाजिब दाम पे हो रही है। शांति और सुरक्षा का माहौल है। गुंडे बदमाश जो है कहीं ना कहीं उनको जो है ऐसा महसूस दे रहा है कि भाई योगी जी का राज है तो आपको शांत रहना ही पड़ेगा, गलत काम किसी को करने नहीं दिया जा रहा है। और क्या चाहते हैं हमसे? जी डॉक्टर साहब, अब कहते रहे अशोक गोयल साहब क्या चाहते हैं, और आप सब विकास तो हो रहा है। मैं अशोक गोयल जी को बता देना चाहता हूँ जी कि जो कह रहे हैं कि गन्ने का पैसा टाइम से मिल रहा है। एक बजाज की फैक्ट्री है वेस्टर्न यूपी में जी, 1 साल से अभी तक उसने भुगतान नहीं किया है गन्ने का।
ये शायद गोयल साहब को पता नहीं है, क्योंकि हम भी किसान हैं, हम डॉक्टर भी हैं, किसान भी हैं, एडवोकेट भी हैं, नेता भी हैं। और आप एक बात अगर हम बताएंगे, किसान भी हैं, नेता भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं, समाज के एक अच्छे लोगों में आप गिने जाते हैं। मैं आपका उसी दृष्टि में आपका सम्मान करता हूं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। किसी पर्टिकुलर जगह कोई किसी कारण से किसी एक मिल में कोई ऐसा गड़बड़ कुछ हो रही होगी तो वो भी संज्ञान में आने पर कहीं ना कहीं उसको भी ठीक कराने के लिए मैं भी अगर कार्यकर्ता के नाते ऊपर लिख सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसान के भुगतान भी सही हुआ है, खरीदी ईमानदारी से हुई है, बीच में खरीदारी में दलाल लगे रहते थे, दलालों को भी हटाया गया है और भुगतान बराबर मिल रहा है। सम्मान निधि मिल रही है, चौधरी चरण सिंह जी को क्या नाम भारत रत्न देके किसानों को सम्मान दिया गया है। बाकी तो देखिए आलोचना करने वाले आलोचना करें, कोई दिक्कत नहीं। जी अच्छा, एक चर्चा जरूर हम करेंगे आज। बजाज फैक्ट्री के बारे में पूछ लीजिए ना कि वो भुगतान कर रही है नहीं कर रही है। चलिए ठीक अब है, आपने संज्ञान में दिलाया है, मैं जो है उसको लिख के भेजूंगा। आप अगर मुझे कोई बताएंगे वो व्हाट्सएप पर लिख के भेज देना, मैं लिख के भेजूंगा कि ऐसा वहाँ क्यों हो रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में नहीं। हाँ, ये पूरे वेस्टर्न यूपी में ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है। इस चुनाव में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसपे बड़ी तारीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि इस बार के चुनाव में कोई भी अपराधी या माफिया टाइप का व्यक्ति राजनीति में ताल ठोकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये पहला आम चुनाव है आजादी के बाद से अब ये वाला चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से कोई भी ऐसा माफिया नहीं है या अपराधी नहीं है जो चुनाव लड़ रहा हो। इसके लिए तो योगी सरकार की वाहवाह हो रही है, तारीफ हो रही है। योगी जी जीरो टॉलरेंस रखते हैं अपराध के खिलाफ जी। अपराधियों का उन्मूलन हुआ है, गंभीर अपराधी माफियाओं के लिए बुलडोजर संस्कृति चली जी। कहीं ना कहीं जो है, जो हमारे कुछ लोग परेशान करते थे महिलाओं को, बहनों को, उनको भी कहीं ना कहीं सबक सिखाने की नीति पूरे प्रदेश में चली है जी। कमियां कहीं भी ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन नीति देखी जाए तो पूरी तरीके से एक जो है उत्तर प्रदेश को सुरक्षित सम्मान के साथ जीने वाला उत्तर प्रदेश बनाया है। इसी का कारण है 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब ये वैसे तो जाएगा ही नहीं, दुनिया के लोग आकर अगर यहाँ उद्योग लगाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, यहाँ जो है मोबाइल बनेंगे तो हमारे युवा को रोजगार भी मिलेगा, विकसित भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है तो भी रोजगार मिल ही रहा है, अब रोजगार मिल रहा है तो व्यापार भी बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तो राजस्व भी बढ़ रहा है, तो सब कुछ चल रहा है। हमें बिल्कुल संतुलित वातावरण में इस देश की प्रगति के लिए, कुछ लोग राष्ट्रद्रोही की तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल। किसी पार्टी का सुना है मैंने, जो चुनाव मैनिफेस्टो आया है जी। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो। तो बहुत सारी बातें हैं, हम इन सब चीजों को कह के हल्का नहीं बनना चाहते। हमारा ये कहना है कि हम भारत के हैं, भारत हमारे लिए सर्वोपरि है, भारत का गरीब व्यक्ति हमारा है और उसके लिए मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, पूरी तरीके से तत्पर है। जी। जैसे अभी आप चलिए, आज हम मुस्लिम लीग पे बात नहीं करेंगे, कल हमने बात की थी मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है, उसके ऊपर आप ही की पार्टी से एक अनिल गोयल साहब बैठे हुए थे यहाँ पर, उन्होंने पक्ष रखा था। मैं जो समझ रहा हूँ कि जिसको लेकर एक चर्चा होनी चाहिए, अच्छी चर्चा है, कि कभी हरिशंकर तिवारी का नाम आता था पूर्वांचल से, गोरखपुर की तरफ से, अपराध की दुनिया में और आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने में, मैं भी उस समय और राजनीतिक गठजोड़ में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो डीपी यादव का नाम आया, और डीपी यादव से इतना प्रभाव पड़ा कि एक राजनीति और अपराध का गठजोड़ ऐसा शुरू हुआ, और आर्थिक साम्राज्य का, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और विजय मिश्रा, धनंजय सिंह, रिजवान जहीर, अमरमणि त्रिपाठी से तमाम लोगों के नाम आ गए। लेकिन आज इनमें से किसी का भी कोई भी ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है, ना ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिससे कि आम जनता को डरने की जरूरत हो कि हमें वोट किसको देना है। तो जेल में गए नहीं, इससे पहले से ही बंद थे, बहुत जेल काट भी चुके थे। अगर जेल के अंदर किसी भी कारण से
उनका हार्ट अटैक होने की पुष्टि हो चुकी है, उसके बाद उनके घर जाके वहां मातमपोशी करना, सवाल खड़े करना उनकी मौत पे, उनके जो है मतलब ये तरीके से जैसे कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी को आप कहीं ना कहीं सम्मान देने जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर बीपी त्यागी, एक तरीके से ये देखा जा रहा है ये पहला आम चुनाव है, आजादी के बाद से पहला आम चुनाव है जिसके अंदर कोई अपराधी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक तरीके से राजनीति से अपराधी या अपराध या माफिया तत्व की सफाई हो गई। अब आम जनता के ऊपर है कि उसे अगर प्रत्याशी पसंद है या नापसंद है वो उसका आकलन करे, लेकिन अपराधी नहीं है इस बार चुनाव के मैदान में। अजय जी अपराध की डेफिनेशन क्या है आपकी नजरों में? नहीं, जो मैं माफियाओं की बात कर रहा था, देखिए उसको तो फिर बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, फिर तो बहुत तरह के अपराध होते हैं। अपराधी की डेफिनेशन है कुख्यात अपराधी जो अनेकों मुकदमों में वांछित हो, वारंट कटे हुए हो, जेल में हो, जेल से चुनाव लड़ रहा हो, ये है। बाकी तो छोटे मोटे मुकदमे अगर उनका फैसला नहीं हुआ है तो उसे अपराधी की श्रेणी में शायद जो है सरकार या जो है कानून नहीं मानता हो, लेकिन कुल मिला के स्वच्छता आ रही है, वो आनी चाहिए, चाहे सभी के द्वारा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरे हिसाब से अजय जी अगर माननीय योगी जी हेल्थ के लिए 100 करोड़ भेजते हैं और 50 करोड़ वापस जाता है जनता का, वो भी अपराध है। नहीं, उस पर सरकार लगाम कसेगी। आपकी बात पहुंची है सरकार तक, लगाम कसेगी सरकार। 50 करोड़ क्या बताया जी, क्या विषय है ये? मेडिकल के क्षेत्र में कुछ पैसा आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जी बताइए बीपी त्यागी जी। 100 करोड़ रुपया आया था गाजियाबाद के लिए, 50 करोड़ वापस गया है मार्च में, जो खर्च नहीं हो पाया। ये जो है मुझे जानकारी नहीं है, मैं आप ही की बात के ऊपर केवल जवाब दे रहा हूँ। 50 करोड़ रुपया अगर अवैध तरीके से अपने घर में भर लिया होता, वो आरोप नहीं है, वो नहीं लग पाया। कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी में कोई किसी प्रकार की कोई क्या नाम कमी रही है कि उन्होंने तेजी से काम शायद ना किया हो, तो उसके लिए ये तो माना जा सकता है कि ये क्या नाम जो है उस समय होना चाहिए था, क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी हो चाहे कोई और मशीनरी हो, उसमें सब आम समाज के लोग ही काम करने वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई गबन का मामला है तो बताया जाए। नहीं, इस तरह का नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही है, पैसा खर्च नहीं हुआ पूरा, जिसका नुकसान आम जनता को हुआ। यदि पैसा पूरा खर्च होता तो लोगों को फायदा होता, और शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरा खर्च होना ही चाहिए था। वो हुआ है, नहीं हुआ है, वो गलत है। जी चलिए, खैर अब गाजियाबाद की जो सीट की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, हमने एक पिक्चर और देखी, इस पर बात कर लेते हैं। आप दोनों बुद्धिजीवी लोग यहाँ मौजूद हैं, दोनों गाजियाबाद से ही हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो में जनरल वीके सिंह भी थे साथ में। एक तरफ अतुल गर्ग थे, दूसरी तरफ जनरल वीके सिंह थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तो जनरल साहब के चेहरे पे एक मायूसी थी, कोई खुशी नहीं थी। तो अब आप कैसे देख रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? मैं आप ही से पूछ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि मैं जहां खड़ा हुआ था अपार भीड़ थी जी। मुझे मोदी जी दिख रहे थे, मोदी जी की परली तरफ योगी जी दिख रहे थे जी, और उरली तरफ जो है अतुल गर्ग जी दिख रहे थे, अतुल गर्ग जी के पीछे प्रदेश अध्यक्ष दिख रहे थे जी। और माननीय जनरल वीके सिंह, मुझे ये भी बताया गया, किसी ने कहा तो वो जनरल साहब खड़े, तो मैंने जनरल साहब की झलक भी देखी, वो योगी जी की साइड में आए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी व्यक्ति को, जनरल जैसे व्यक्ति को जो देश का बेटा है, देश का एक अच्छा एक इंसान है, उसको मायूस कहना या ये कहना, ये सोच ठीक नहीं है। जनरल साहब की भूमिका जो भी कोई निर्धारित प्रधानमंत्री करेंगे वो बेहतर से बेहतर होगी। बिल्कुल, एक बड़ी भूमिका के लिए हम देखने के लिए तैयार रहे जनरल साहब की क्या बड़ी भूमिका हो सकती है। और गाजियाबाद के लिए तो गौरव की बात हो, क्यों डॉक्टर साहब? गाजियाबाद के लिए तो बहुत ही गौरव की बात होगी, हर्ष की बात होगी। वो देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, गाजियाबाद के लिए गौरव की बात रहेगी उनका कहीं भी पोस्टिंग होना। लेकिन अगर वो यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे होते तो हमें ज्यादा खुशी होती, और जो हमारा ठाकुर समाज है वो भी ज्यादा खुश रहता। अब जो ठाकुर समाज में नाराजगी आ रही है
जो सरधना के पास, हमारा गांव सरधना में है, वहां पर ठाकुर के 24 गांव हैं, वो सब नाराज हैं। वो इसलिए नाराज हैं कि उनके किसी कैंडिडेट को पूरे वेस्टर्न यूपी में जाति की बातें क्यों करते हैं? कहीं टिकट नहीं दिया। हम समाज की बातें क्यों नहीं करते? जनरल एक बहादुर व्यक्ति है, उसको दोबारा भी मौका मिला, उसके बाद तिवारा उनको कोई नई भूमिका में दिया जा रहा है। पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेती है। आप जो है सरधना में भी वो सैकड़ों बार गया हूँ, आसपास में ठाकुरों के गांव में मैं जानता हूँ। लेकिन ठाकुर एक ऐसी जाति है जिसके ऊपर देश को गर्व है। ठाकुर देश के रक्षक हैं। ठाकुरों के ऊपर सबको सम्मान किया है। जनरल साहब भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका पूरा सम्मान पार्टी रखेगी। इन सब चीजों को फैलाकर केवल आप राजनीतिक स्वार्थ की बातें करना चाहते हैं, गलत है। कोई विरोध नहीं है, ठाकुर समाज पूरी तरीके से भाजपा का साथ देगा। जी चलिए, कोई विरोध नहीं है। और देखिए, बहुत अच्छी बात की, जातियों की बात ना करें, समाज की बात करें। और जनरल साहब एक बहादुर व्यक्ति हैं और बड़ी भूमिका के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम शहर या पूरे उत्तर प्रदेश के ओवरऑल चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो एक जो सर्वे है उसमें भी बढ़त में दिखाई देती है। आप विपक्ष में हैं, थोड़ी टक्कर आप जरूर दे रहे हैं, तो इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित रहना या इतनी आलोचना भी ठीक नहीं है ना। ठीक है, चुनाव है, चुनाव के अंदर भी जो है चुनावी सियासी महाभारत में सम्मान तो करना चाहिए ना कि हाँ आपकी पार्टी का रसूख ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन इतना भी कटु आलोचना नहीं। कटु आलोचना नहीं है। जैसे देखिए, हम तो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, मोदी जी की और योगी जी की कोई आलोचना नहीं करते हैं कभी। अरे भाई, आप अपना विजन बताइए। आप ये बताइए कि हमारा नेता कितना स्वच्छ और बढ़िया व्यक्ति है, वो समाज का पथ प्रदर्शक है। आप अपने जो आपने वो दिया है, अभी घोषणा पत्र दिया है, उसके बारे में चिंतन कीजिए, क्या वो ठीक है। ये भी बताइए कि हरियाणा में कैसे किसानों की जमीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री के समय में कौड़ियों में लेकर जीजा जी को दे दी गई। हर चीज को देखिए, कैसे आज हिम्मत नहीं हो रही है अमेठी में उम्मीदवार बनने की। किस तरीके का वातावरण देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बना हुआ है। कांग्रेस 40 से नीचे सिमटने जा रही है। अरे है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 55%, 60% वोट, 65% वोट हर सीट पे हमको मिलेंगी। कोई 1-2 सीट में यूपी में नहीं कह सकता जहां कोई या तो मजहबी तुष्टीकरण का नाते कोई ध्रुवीकरण हो जाए या कहीं कोई जाति का ध्रुवीकरण हो जाए, अन्यथा 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जी चलिए, लाइन तो लंबी ही खींचनी चाहिए अजय जी। अब जैसे ये 400 पार का नारा है तो ये एनर्जेटिक लगता है कि इतनी लंबी लाइन खींच दी है। अब ये आप नोट कर लीजिए, 400 से पार रहेंगे, 405 रहे, 395 रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 410 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा भी हो सकते हैं। हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पूर्ण मनोबल के साथ, जीत के साथ चुनाव लड़ रहा है। जी देखिए, अगर हम बात करें चुनाव की, विधानसभा चुनाव में भी हमने ऐसी आकलन किया था और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर भी कल हमने चर्चा की थी कि जब हमने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, वहाँ के स्थानीय अखबारों के संपादकों से बात की, पत्रकारों से बात की, समाज सेवियों से बात की, और उन्होंने कहा कि अंडर करंट साहब यह है कि उलटफेर होगा और कांग्रेस ही रिपीट करेगी। लेकिन रिजल्ट आज आपके सामने है, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो जनता जनार्दन क्या सोच रही है कुछ नहीं पता, किसको जिताकर भेजेगी कुछ नहीं पता। तो जनता जनार्दन आज से 2002 के बाद में चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में जी। भोपाल दक्षिण की सीट पर उमाशंकर गुप्ता के चुनाव के लिए मैं भी गया था जी। दिग्गी राजा वहां 15 साल से राज्य कर रहे थे जी। दिग्गी राजा उखड़े उसी वर्ष और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती जी के नेतृत्व में बनी जी। उसमें मैंने कम से कम सैकड़ों जगह संबोधन किए। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी का जो 2002 के बाद का गुजरात का शासन था, उस शासन की छाप वहां पर पड़ी मध्य प्रदेश के अंदर। उस समय दिग्गी राजा ये कहते थे संजय कि जो 56 इंच के सीने की बात के ऊपर चल रहा था, तो ये कहा था हमारे लोगों ने 56 इंच का सीना, मतलब हर तरीके से ये बात साबित हुई ये 56 इंच का सीना क्या है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से
नंदकिशोर पंडीर जो कभी भाजपा के नेता हुआ करते थे, गाजियाबाद से दम भर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उलटफेर देखने के लिए मिलेंगे। अब सियासत में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सब स्वतंत्र लड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं जी। तो भारतीय जनता कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है आपको बीएसपी से, अशोक गोयल साहब? मुझे तो नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ये दिखाई दे रहा है परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कितना रहेगा, मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर 25 लाख के आसपास वोटों में से परसेंटेज ऑफ वोट 40-50% भी रहा, 12 लाख वोट भी पोल हुई, 12 में से 8,40,000 में अतुल गर्ग है, बाकी कोई 1.5 लाख 1 लाख में दो उम्मीदवार होंगे, बाकी 20-30,000 वाले उम्मीदवार हैं और कुछ नहीं है जी। अच्छा, एक बात देखें थोड़ा सा, महेश कुमार शर्मा नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जब नामांकन हुआ और चुनाव प्रचार के लिए सुधांशु जी आए, जितने मतलब एक अतुल गर्ग साहब के लिए योगी जी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन महेश शर्मा के लिए इस तरह का लाव लश्कर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये मतलब क्या स्ट्रेटेजी है पार्टी की? मतलब एक पड़ोसी शहर के ये देखिए, पार्टी का नेतृत्व जो प्रदेश में बैठा है, जहां से कार्यक्रम लगते हैं, वो नेतृत्व प्रत्याशी की मांग पर, प्रत्याशी के कहने पर जी कि भी मेरा इनका कार्यक्रम लगवाओ, मेरा इनका लगवाओ, इस तरह की वो कार्यक्रम वहां से सेट होते हैं। महेश शर्मा जी हमारे नेता हैं। महेश शर्मा जी का समीकरण उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है, मुझे भी आज निर्देश आया है लखनऊ से कि व्यापारी वर्ग में आप अशोक जी जो है नोएडा की सीट पर जाके एक बार सबसे मिली आओ। तो हमारा ये कहना है कि इन चीजों पे अर्थ नहीं ढूंढा जाता, ये जरूरत आवश्यकता के अनुसार, जैसे कहते हैं ना, जरूरत कौन सी उसकी जननी है, क्या बोलते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता के अनुसार जो है नेताओं को भेजा जाता है जी। अच्छा, अरुण गोविल साहब को लेकर एक विरोध देखने के लिए मिल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है ये विरोध की राजनीति? किस तरह से एक रील के राम का विरोध? मैं अपना वीडियो भेज दूं आपको। कल मैं अरुण गोविल जी की सीट पर ये सवाल मुझसे भी उठाया था जी, कुछ पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने, जो टीवी चैनल वाले हैं जी। और मैंने ये कहा था, देखिए कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा या विपक्ष की रणनीति हर जगह होती है। इस तरह की बातें फैलाना कि अरुण गोविल बाहरी है और ये है। मैंने बताया कि अरुण गोविल मेरठ का बेटा है, मेरठ का उसमें जन्म हुआ है, मेरठ से उसने शिक्षा ली है, पूरे विश्व में उसका नाम जो है भगवान राम के किरदार को निभाने के बाद फैला है। हमें गर्व है अरुण गोविल पर। अरुण गोविल जैसे व्यक्ति को भारी जन समर्थन मिल रहा है और भारी मतों से जीतेंगे। चलिए ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी सक्रिय है और जैसे अभी बात हुई थी, तो आपकी पार्टी ने कोई मैनिफेस्टो बनाया है? इस बार चुनाव लड़ रही है पार्टी आपकी इस बार, या फिर बाहर से समर्थन दे रहे हैं? हमारी पार्टी का तो सिंबल ही फ्रीज कर दिया गया है और वो चुनाव आयोग ने किया है। कोर्ट केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है। जिसका इलेक्शन में सिंबल ही फ्रीज हो जाए तो वो पार्टी अपोजिशन में खड़ा होके दूसरी पार्टी का बीपी त्यागी जी, सर मेरे मालिक, मेरा ये कहना है कि आपकी सोच अच्छी है, राष्ट्रवादी है, आप मोदी जी के प्रशंसक हैं, योगी जी के प्रशंसक हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो है स्वीकृति दें और ज्वाइन करके भाजपा के लिए काम करें। जय हो। मुझे वो भाजपा में देखिए, पूरे देश के सामने अशोक गोयल साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की पहचान है वो, किसी पहचान की जरूरत नहीं है अशोक गोयल साहब को। अगर वैसा व्यक्ति, इतना वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी का, यदि वो आपको ऑफर दे रहा है पूरे देश के सामने कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। मैं ऑफर नहीं दे रहा हूं, मैं इनको आह्वान कर रहा हूं कि आप आए, एक राष्ट्रवादी सोच के आधार पर मोदी जी के साथ चले, मोदी जी के साथ बढ़े, भाजपा ज्वाइन करें। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर बीपी त्यागी, आपने तो देश के प्रधानमंत्री के नाम पर पार्क भी बनाया है, नरेंद्र मोदी पार्क। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है कि कितने बड़े जनसेवक हैं ये। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखता तो मैं नहीं मानता जी। लेकिन हाँ, पूरा गरीबों का निःशुल्क ऑपरेशन कर रहे हैं जी जी जी। जिन्हें क्या क्या चीजें कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बारे में तो डॉक्टर बीपी त्यागी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। मैं देखता हूँ अलग अलग देशों से पुरुष है, हमारे व्यापारी सुरक्षा फोरम के भी संरक्षकों में हैं। अरे वाह। चलिए, लास्ट कमेंट है
बीपी त्यागी, आपकी तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप किस तरीके से चुनाव का आकलन कर रहे हैं? अभी आप बाहर हैं, लेकिन फिर भी पहले जैसे आप एनालिसिस करते थे, इस बार का चुनाव में आपका क्या एनालिसिस है, क्या होने जा रहा है? मेरा जी जी जी। देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे अगर हम सहारनपुर को मान के चलते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी टक्कर हम बताएंगे कि टक्कर है वहाँ पर जी। जो इंडिया अलायंस का है, और जो मुजफ्फरनगर है वहाँ जो इनके प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनको भी बिल्कुल टकराव जैसा माहौल लग रहा है। संजीव बालियान जी 2.5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। नहीं, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर कल था, जी। शामली जिले में था, शामली भी था। शामली में वहाँ वृद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित भी किया था। जी, मेरी तो सुन लीजिए जी। वो हमारा जो गांव है सरदना, वो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। मैं सरदना में अगर आता है तो सुनील टेक्सटाइल वाले, नरेंद्र कुमार जैन मेरे संरक्षक हुआ करते थे, वर्धमान टेक्सटाइल वाले, कुमार टेक्सटाइल वाले, जिनेंद्र टेक्सटाइल वाले, किस किस के नाम बताऊं, सब लोगों से बातचीत चलती रहती है सब जगह। वहां से संगीत सोम विधायक हुआ करते थे। हर चीज की हर कहानी मेरे दिमाग में कोई अंधेरा नहीं है। नहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको तो सुन लीजिए। बताइए। हमने उनको कम से कम 50 बार फोन किया कि माननीय मंत्री जी से बात करा दीजिए। हमारे घर गए थे वो, हमारे गांव में। कौन मंत्री जी? कौन मंत्री जी हैं? मुजफ्फरनगर से जो थे हैं। अच्छा, बालियान जी। तो हमारे गांव में गए थे, हमारे घेर में गए थे और मिलने गए थे। मगर भाई मैं दूसरे मोबाइल से फोन लगाऊं उनको? लेकिन बात नहीं होती। चलिए ठीक है, सब जीतेंगे, कोई बात नहीं है। देश के लिए जीतेंगे सब। बिल्कुल, देश के लिए सब जीतेंगे। आने वाले बच्चे हमें बचाने हैं। बिल्कुल, हमारा परपोता धरती पे पल के बड़ा हो सके और देश में सिर उठा के जी सके, इसकी चिंता हमें करनी है। हम बुजुर्ग हो गए जी। देखिए, देश के लिए सब जीतेंगे, अच्छी बात है, अच्छी भावना है। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी राष्ट्रवादी सोच विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही है, और बहुत गहरे शब्दों में भी गिल साहब ने कहा है। भेजना भाई साहब, आपने भेजा नहीं पहले वाला। बिल्कुल, मैं आपको भिजवाऊंगा, भिजवाऊंगा आपको। चलिए, खैर आप दोनों बीपी त्यागी जी सामने होते बड़ा अच्छा लगता है। बेचारे सज्जन आदमी, कुछ भी कह लो जवाब नहीं देते। नहीं। बहुत देव पुरुष है। जी। देखिए, प्रबुद्ध लोगों की डिस्कशन में यही होता है। आप दोनों बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीपी त्यागी, और चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह बीपी त्यागी का नाम के चर्चे हैं। बीपी त्यागी जी मेरी कमर ठीक करेंगे, इन्होंने वायदा कर दिया। चलिए ठीक है, चैनल पे कुछ कराएंगे। मैं बैठा जरूर हूँ, कमर दुख रही है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे अशोक गोयल साहब से। अशोक गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं, और लगभग 4 दशक से ज्यादा का उनको अनुभव है। उन्होंने कभी अशोक सिंघल के साथ भी राजनीति की है। राम मंदिर का जो आंदोलन था उसके अंदर भी वो जुड़े रहे हैं। 13 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े, और उसके बाद आज तक यानी कि 75 साल की उम्र तक वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और ऐसा कोई चुनाव नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां उन्होंने चुनाव प्रचार ना किया हो। उसी अनुभव के आधार पर वह बोल रहे हैं कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कितनी प्रचंड जीत के साथ जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।